नमस्कार साथियों, आज हम देखते हैं बायोलॉजी का एक चैप्टर और बहुत ही शानदार तरीके से इसको देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। अब देखो, इसमें पढ़ेंगे क्या हम, जो हमारा आज का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा संतुलित भोजन। अब संतुलित भोजन क्या होता है, इससे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि जो पोषक पदार्थ होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, जो भी वो क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए। तो आज हम देखेंगे क्या संतुलित भोजन। अब देखते हैं सबसे पहले परिभाषा किसकी, पोषक पदार्थ की। अब ये पोषक पदार्थ होते हैं, ये क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो शरीर में क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं या फिर ऊर्जा प्रदान करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। देखो, अपन को भोजन की परिभाषा भी पता होना चाहिए और पोषक पदार्थ की भी डेफिनेशन के बारे में मालूम होना चाहिए। तो अपन देखते हैं क्या पोषक पदार्थ। तो वे पदार्थ जो शरीर में क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। तो देखो, पोषक पदार्थ की बात करते हैं। पोषक पदार्थ, अब ये पोषक पदार्थ होते हैं तो क्या होते हैं पोषक पदार्थ, कि वे पदार्थ जो शरीर में, वे पदार्थ जो शरीर में क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा प्रदान, देखो इस जो ये चैप्टर चल रहा है हमारा, जो ये संतुलित भोजन, इसमें से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मोनोसेकेराइड, ओलिसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ये सभी प्रकार के जो फूड होंगे वो इनमें शामिल होते हैं। और यहाँ से प्रश्न कन्फर्म तरीके से, कन्फर्म रूप से क्या होता है, एग्जाम में पुटअप होता है। तो बहुत ही शानदार टॉपिक ये। तो आप इसको समझना कि पोषक पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं या फिर ऊर्जा प्रदान करते हैं या ऊर्जा प्रदान करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, या फिर क्या होते हैं, ऊर्जा प्रदान करने में क्या होंगे, ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। ठीक है, सहायक होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं फूड, भोजन। अभी भोजन क्या होता है, इसकी परिभाषा किस प्रकार हम इसको डिफाइन करेंगे। तो ये क्या है हमारे पास, फूड। अब देखो, ये फूड है। अब इस फूड के बारे में ये मालूम होना चाहिए कि जैसे अगर आप इसकी परिभाषा की बात करते हो तो क्या बोलोगे कि हम भोजन खाते हैं, तो ये कोई परिभाषा तो हुई नहीं। इसकी परिभाषा क्या होती है एक्चुअल रूप में, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और अगर परिभाषा होती है तो किस प्रकार इसको डिफाइन कर सकते हैं, और डिफाइन करने के बाद इसको किस प्रकार हम समझा सकते हैं और या फिर समझ सकते हैं। तो डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए जिसको डिफाइन करने के बाद वो समझ में आ जाए और समझा हुआ हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये डेफिनेशन करने का, किसी भी शब्द को डिफाइन करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो जो खाया जाता है वही क्या होता है, जीवों का भोजन कहलाता है। अब देखो, खाया जाता है। अब भोजन के जो घटक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो भाग हो गया, पचित भाग हो गया, और जो दूसरा भाग होता है अपचित भाग होता है। अब देखो, पचित भाग तो क्या करेगा, ऊर्जा या पोषण पदार्थ होगा, जो पच जाएगा तो ऊर्जा प्रदान कर देगा। जैसे हमने खाना खाया, उसका पाचन हो गया, हमें ऊर्जा प्राप्त हो गई खाना खाते ही, और हमने जो कार्य करना था वो कर लिया, मतलब ऊर्जा प्राप्त हुई। इसके बाद हमने क्या किया, कार्य किया। ठीक है, अब इसके बाद देखो, एक होता है अपचित भाग, जिसको बोलते हैं क्या, अपशिष्ट। जो पचेगा नहीं वो अपशिष्ट के रूप में हमारे शरीर में क्या कर दिया जाएगा, बाहर त्याग कर दिया जाता है। तो भोजन के जो घटक होते हैं वो दो होते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि इसकी परिभाषा किस प्रकार होती है। तो जो खाया जाता है वही जीवों का भोजन कहलाता है। तो बात करते हैं फूड की। तो क्या होगी परिभाषा इसकी, जो खाया जाता है, जो खाया जाता है वही क्या होगा, वही जीवों का भोजन कहलाता है। ठीक है, जो खाया जाता है वही क्या कहलाएगा, जीवों का भोजन कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब इसके बाद देखो, जो खाया जाता है वही क्या हो जाएगा, जीवों का भोजन हो जाएगा। ठीक है, और पोषक पदार्थ वे पदार्थ जो शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं या फिर ऊर्जा प्रदान करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा, और इसकी परिभाषा ये हो जाएगी। अब इसके बाद देखो, इसके घटक कितने होते हैं भोजन के। तो भोजन के अगर घटक की बात करते हैं तो वो दो होते हैं। जो पहला भाग होगा इसका वो होगा पचित, और जो दूसरा भाग होगा वो होगा अपचित भाग। तो ये पचित भाग हो गया और ये हो गया अपचित भाग। अब देखो साथियों, जो अपचित भाग होता है और जो अपचित भाग होता है, ये क्या करता है, इससे अगर पाचन तभी होगा जब हमें
खाना खाने के बाद ऊर्जा प्राप्त होगी, और ऊर्जा प्राप्त होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके द्वारा हमें क्या प्राप्त हुआ, ऊर्जा का हमें प्राप्त हो गया, मतलब ऊर्जा प्राप्त हो गई। तो ये क्या होंगे, पोषक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पूछा जाए प्रश्न की पोषक पदार्थ को किस कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, किस कंपोनेंट्स में शामिल किया जाता है, तो उसका आंसर रहेगा पचित भाग, क्योंकि इसमें क्या होगा, इससे हमें क्या होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। और ऊर्जा प्राप्त होती है तो देखो हमने बात की कि वे पदार्थ जो शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, क्या कहलाते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि ये पोषक पदार्थ हो जाएगा। पोषक पदार्थ का मतलब ये है कि ऊर्जा दे रहा है, पाचन हो रहा है इसका और ऊर्जा दे रहा है। लेकिन जो अपचित भाग होगा, जिसका पाचन नहीं होगा, अब जिसका पाचन नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, अपशिष्ट हो जाएगा, और इसको क्या कर दिया जाएगा, पाचन क्रिया विधि के द्वारा शरीर से बाहर त्याग कर दिया जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, क्या अपशिष्ट हो जाएगा, अपशिष्ट हो जाएगा। और अपशिष्ट होगा तो इसको क्या बोल सकते हैं कि शरीर के मतलब शरीर से बाहर त्याग कर दिया जाता है, शरीर से बाहर त्याग कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये होगी इसकी भी परिभाषा, भोजन फूड की परिभाषा हमारे सामने हो गई। अब हम देखते हैं कि पोषक पदार्थ होते हैं दो प्रकार के। अब यहाँ से प्रश्न पुटअप होने की पूरी प्रबल संभावना होती है। भोजन होता है, जो पोषक होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, वो होते हैं दो प्रकार के, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। मैक्रो का मतलब बृहद पोषक पदार्थ, और जो माइक्रो होता है वो होता है सूक्ष्म पोषक पदार्थ। तो बात करते हैं किसकी, पोषक पदार्थों की। तो ये समझ में आपके आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं क्या, देखो इधर बात कर लेंगे एक बार सारणी को, फिर इस एक एक करके इनको, लेकिन यहाँ से आएगा नहीं ये, इसको मैं थोड़ा इरेज कर ही लेता हूँ। अब देखो पोषक पदार्थ होते हैं दो प्रकार के, कौन कौन से, एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। नोट्स बनाओ साथ के साथ अगर बनाना चाह रहे हो तो, बाकी वैसे भी याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। अब देखते हैं क्या कि पोषक पदार्थ, अगर बात करते हैं पोषक पदार्थों की, और पोषक पदार्थों की यहाँ पर बात करेंगे साथियों, तो क्या हो जाएगा, पोषक पदार्थ हो जाएगा। और पोषक पदार्थ होते हैं दो प्रकार के, मैं इसकी बनाऊंगा यहाँ पर टेबल, और टेबल बनाऊंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्रो मतलब बृहद पोषक पदार्थ हो जाएगा, और जो दूसरा हमारे पास हो जाएगा मतलब मैक्रो, बृहद का मतलब क्या हुआ, मैक्रो। ठीक है, मैक्रो। और जो दूसरा होता है हमारे पास वो होता है सूक्ष्म, यानी कि माइक्रो, सूक्ष्म पोषक पदार्थ। और सूक्ष्म पोषक पदार्थ होगा, इसको बोलते हैं माइक्रो, क्या बोलते हैं, माइक्रो। मैक्रो और माइक्रो। अब देखो साथियों इसमें होता क्या है, ये जो बृहद पोषक स्तर पोषक पदार्थ होता है, इसमें क्या शामिल किया जाएगा, इसमें भी तीन तीन कैटेगरी की क्या कर लेंगे, भाग डिवाइड कर लेंगे। अब देखो, अब इसमें क्या होगा, आपने नाम सुना होगा विटामिन्स, जल और खनिज लवण, खूब नाम सुना होगा। एक और सुना होगा आपने कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन होते हैं वो किस में शामिल हो जाते हैं, इसमें हो जाते हैं। हमारे पास देखो ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, और जो वसा हो गई, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। समझ में आ रही। अब बाकी क्या बच गया हमारे पास, एक तो विटामिन बच गई, और दूसरा बच गया जल, और तीसरा बच गया खनिज लवण। तो इस योग किस में शामिल कर दिए जाएंगे साथियों, वो कर दिए जाएंगे सूक्ष्म पोषक पदार्थों में। तो विटामिन और जल और खनिज लवण, देखो ये हमारे पास विटामिन हो गए, एक एक करके इन सभी को पढ़ेंगे। ये हमारे पास जल हो गया, और ये हमारे पास हो गया खनिज लवण। ठीक है, अब ये खनिज लवण हो गया हमारे पास। अब देखो इसमें होगा क्या, ये तीन हो गई, लेकिन इनका क्या किया जाता है, समझने की बात। ये तीनों क्या करेंगे, इनको एक एक करके इनको भी पढ़ेंगे, इनको भी पढ़ेंगे, लेकिन इनको यहाँ से देखेंगे एक बार तो ये कि ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गई और प्रोटीन हो गया। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं क्या, ये जो विटामिन और जल, खनिज लवण होते हैं, इनका क्या होता है, ये पाचन में क्या होंगे, ये तो पाचन में सहायक होंगे, और पाचन में सहायक होंगे तो हमें क्या देंगे, ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी कि ऊर्जा देने में क्या होंगे, सहायक होंगे। तो समझ में आ रही होगी ये क्या रहेगा कि पचाने में सहायक रहेगा, और पचाने में सहायक रहेगा, या तो पचाने में या फिर ऊर्जा देने में सहायक, ऊर्जा देने में सहायक। अब देखो इधर साथियों आप समझ में आएगी आपको कि ये क्या होंगे, विटामिन, जल और जो खनिज लवण होते हैं। प्रश्न यहाँ से ऐसे भी पुटअप हो जाते हैं, इस सारणी से तो प्रश्न पुटअप होने की प्रबल संभावना रहेगी। तो देखो इसमें देखो आप, जो सूक्ष्म पोषक पदार्थ होते हैं इनमें विटामिन, जल और खनिज लवण होंगे, और खनिज और विटामिन लवण ये क्या करते हैं, हमें पचाने में या फिर ऊर्जा देने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे कार्बोहाइड्रेट की, वसा की और प्रोटीन की। तो एक मिनट,
देखते हैं आगे। अब देखो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। अब देखो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये होता है प्रथम पाचक, यानी कि सबसे पहले अगर किसी पोषक पदार्थ का पाचन होता है हमारे शरीर में तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए क्या होता है सबसे जल्दी ऊर्जा देंगे वो देते हैं कार्बोहाइड्रेट। और हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनसे 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम से। तो सबसे पहले अगर इसको लिखे अपन तो देखो अपन लिखेंगे क्या, प्रथम पाचक, द्वितीय पाचक। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, प्रथम पाचक। प्रथम पाचक का मतलब कि शरीर में सबसे पहले जिस पदार्थ का पोषक पदार्थ का पाचन होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। और दूसरी बात लिखेंगे द्वितीयक पाचक। और सबसे लास्ट में अगर किसी का पाचक होता है तो वो होता है प्रोटीन का। तो इसको मैं लिख दूंगा द्वितीय पाचक, इसको लिख दूंगा मैं तृतीयक पाचक। अब देखो आप अगर शरीर में हमें सबसे मतलब जल्दी ऊर्जा प्राप्त करनी होगी तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जितने भी खिलाड़ी होते हैं उनको अगर एकदम जल्दी यानी कि फास्ट रूप से ऊर्जा चाहिए, तुरंत प्रभाव से ऊर्जा चाहिए तो वो क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो दूसरी बात देखो इसमें जो सबसे प्रथम पाचक होगा इसमें तो एक बात और लिख सकते हैं कि सबसे जल्दी ऊर्जा देंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि सबसे जल्दी ऊर्जा देंगे। क्या देंगे, सबसे जल्दी ऊर्जा, सबसे जल्दी क्या देंगे, ऊर्जा देंगे। ठीक है, ये बात होगी। अब इसके बाद देखो आप ये सबसे जल्दी ऊर्जा देंगे तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा देगा, तो 4.2 किलो कैलोरी क्या देंगे, ऊर्जा देंगे। ये प्रश्न एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि 4.2 किलो कैलोरी क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर इसके बाद देखते हैं क्या, देखो इसकी इकाई भी हमें मालूम होना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट की इकाई होती है ग्लूकोज, क्या होती है, ग्लूकोज। तो हम देखो इनकी तीनों की देखेंगे इकाई। तो अगर मैं बात करता हूँ इकाई की तो इकाई होती है क्या, ग्लूकोज। ये हमारे पास क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। एकदम देखो एकदम क्लियर हो रहा होगा आपको अच्छे से। अब इसमें देखो अगर इकाई की बात करते हैं तो वो हमारे पास हो जाएगी ग्लूकोज। लेकिन और सबसे ज़्यादा अगर ऊर्जा मिलती है, सबसे जल्दी की बात करेंगे ना तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट सबसे जल्दी यानी कि फास्ट, तुरंत प्रभाव से, इमीडिएटली। अगर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से मिलती है, किन से मिलती है, वसा से मिलती है, फिर प्रोटीन से। तो सबसे ज़्यादा अगर ऊर्जा की बात करते हैं तो हमें जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है सबसे ज़्यादा किससे, वसा से। तो द्वितीय जो पाचक होते हैं हमारे पास ये, तो सबसे अगर देखो यहाँ पर लिख देंगे क्या कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है किन से, वसा से, सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। आप अपने हाथों से भी नोट्स बनाते रहना। अब देखो सबसे ज़्यादा होती है तो जैसे हमें राय दी जाती है कि आप घी खाओ, क्योंकि घी में क्या होता है, वसा होती है। और वसा क्या करती है, शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा धीरे देती है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में अगर ऊर्जा मिलती है तो किससे मिलती है हमें, वो मिलती है किससे, वसा से। हमें यह मालूम होना चाहिए कि जो वसा होती है उसके 1 ग्राम अणु से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि 9.3 किलोग्राम कैलोरी हमें क्या होती है, 1 ग्राम वसा के अणु से हमें 9.3 किलो कैलोरी क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो कितनी लिखेंगे यहाँ पर, अगर बात करते हैं ऊर्जा की तो ऊर्जा की बात करेंगे यहाँ पर तो ऊर्जा ले लेंगे यहाँ पर कितनी, मतलब 1 ग्राम ऊर्जा की बात करेंगे, 1 ग्राम, तो उससे कितनी होगी हमें 9.3 किलो कैलोरी। 9.3 किलो कैलोरी हमें क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है किससे। और अगर बात करते हैं इसकी इकाई की तो देखो इकाई से सिंपल है, वसीय जो हमारे पास वसीय अम्ल होते हैं वो क्या होंगे, इनकी इकाई हो जाएगी। तो वसीय जो अम्ल होते हैं हमारे पास, वसीय अम्ल, हमारे पास जो वसीय अम्ल होंगे वो क्या होते हैं, इनमें इकाई होती है किसकी, वसा की। अब इसके बाद देखते हैं कि जो हमारे पास ये होता है क्या, प्रोटीन। अब इसमें प्रोटीन में तृतीय पाचक हो जाएगा, लेकिन इसमें एक बात आप नोट करना कि सबसे कम ऊर्जा जिससे प्राप्त होगी कार्बो पोषक पदार्थ वो होती है हमारे पास प्रोटीन। कहीं आप ऐसे सोच रहे हो कि प्रोटीन से में जो जिम में जाते हैं वो प्रोटीन नाम पुकारते रहते हैं, तो आपको ये गलतफहमी रहती है कि प्रोटीन से ऊर्जा क्या होती है, हमें सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होती है। प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त सबसे कम मात्रा में होती है। जो भी पोषक पदार्थ होते हैं तीनों वृद्ध यानी कि क्या हो गया, कार्बोड हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, लेकिन इन तीनों में से प्रोटीन से सबसे कम मात्रा में हमें क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त
होती है। तो ये बात हम नोट करेंगे यहाँ पर कि सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होती है इन तीनों में, ठीक है, सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होती है तो हमें ये मालूम होना चाहिए, देखो इसकी इकाई तो हो जाएगी एमिनो अम्ल, लेकिन इसकी 1 ग्राम अणु से हमें कितनी कैलोरी प्राप्त होगी, तो इसके 1 ग्राम अणु से हमें 4 किलो कैलोरी क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो 1 ग्राम अणु से हमें कितनी कैलोरी प्राप्त होगी, 4 किलो कैलोरी। अब ये कैलोरी रहेगी, केल्विन नहीं रहेगी, इसकी इकाई को भी इसकी ये यहाँ पर मात्रा लग रहे हैं, मात्रा जो कांस्टेंट होते हैं इनके भी हमें आपको मालूम होना चाहिए। तो देखो अगर बात करते हैं इसकी इकाई की, तो एमिनो जो एमिनो अम्ल होगी वो क्या होगी, इसकी इकाई हो जाएगी, ठीक है। ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। देखो एक बार फिर से गौर करिएगा आप इधर, इसको समझाने से पहले मैं आपके सामने एक बात लिख देता हूँ, क्या, इसकी परिभाषा इसलिए लिखूंगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। अब देखो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, वे होगी जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है, यानी कि 1:2:1 होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कैसे होता है, जैसे हमने इसी इकाई की बात की थी ग्लूकोज, और ग्लूकोज का अगर सूत्र देखते हैं तो C6H12 O6 उसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अगर इसको हम काटेंगे तो कैसे काटेंगे कि वे पदार्थ जो कार्बन, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात, देखो परिभाषा, कार्बोहाइड्रेट वे पदार्थ जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना हो, 1:2:1 हो। तो 1:2:1 हो, क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। देखो हमने कार्बोहाइड्रेट में बात की थी इसकी इकाई की, तो इकाई देखो आप ऐसे समझो, ये इकाई है, तो इकाई में लूंगा क्या, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है C6H12 में O6, ठीक है। अगर मैं इसको काटता हूँ यहाँ से, देखो 6 6 दूनी 12 और 6 6 1:2:1, इसका जो रेशियो हो गया हमारे पास हो रह गया 1:2:1, ठीक है। तो अब एक बार समझना, यहाँ से प्रश्न आएगा, शक हो तो जब एग्जाम लगे तब देखना, समझ में आ जाएगा सब कुछ। देखो ये हमारे पास पोषक पदार्थ होते हैं 2 प्रकार के, मैक्रो और माइक्रो। ये मैक्रो यानी कि वृहद पोषक पदार्थ, और सूक्ष्म यानी कि माइक्रो सूक्ष्म पोषक पदार्थ हो गया। अब इनमें होते हैं जल, विटामिन और खनिज लवण। इनका जो कार्य होता है वो होता है पचाने में, और पचाने का मतलब हुआ कि इसमें क्या होगी, ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि ऊर्जा देने में क्या होंगे, सहायक होते हैं। इनको छोड़ो, इनको अलग से पढ़ेंगे। अब देखो ये होते हैं हमारे पास वृहद पोषक स्तर, इसमें होते हैं 3, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें जो ये क्या होता है कि ये प्रथम पाचक होता है, क्योंकि सब शरीर में सबसे पहले जिस भी पदार्थ का पाचक होता है शुरू, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। जल्दी जिसका पाचन होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। और इसके 1 ग्राम अणु से हमें 4.2 किलो कैलोरी क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसी की इकाई होती है कार्बोहाइड्रेट की, वो होती है ग्लूकोज, और ग्लूकोज हो गई। फिर इसकी हमने परिभाषा देख ली कार्बोहाइड्रेट की। ये देखो वसा जो द्वितीयक पाचक होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊर्जा अगर प्राप्त होती है तो हमें किससे प्राप्त होती है, वसा से प्राप्त होती है। आप देख सकते हो 9.3 किलो कैलोरी यहाँ पर क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर हमने देखा प्रोटीन, और प्रोटीन होता है तृतीय पाचक पदार्थ, और सबसे कम ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, हमें प्रोटीन से प्राप्त होती है। और इसकी जो 1 ग्राम अणु से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो होती है 4.4 किलो कैलोरी। और फिर इसमें हमने देखा था कि इसकी जो इकाई होती है, यूनिट्स होती है, वो होती है एमिनो अम्ल्स। फिर हम पढ़ेंगे अलग अलग एक की कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं कि वे पदार्थ जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 1:2:1, 1:2:1 होता है। और फिर हमने इसको इस प्रकार एक्सप्लेन भी किया कि जो ग्लूकोज इसकी इकाई होती है, और ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6H12 में O6। फिर हमने इसको काटा, यानी कि इसको क्या किया, सोल्व किया, तो हमें प्राप्त हुआ 1:2:1। अब देखो शरीर में 55 से 66% ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। और जो थकान का समय होता है या फिर अति शीघ्र ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें किसका यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का यूज करना चाहिए। तो देखो अगर बात कर ले, कभी पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट से कितनी % तक ऊर्जा प्राप्त होती है हमें, तो वो प्राप्त होगी हमें कितनी, 55 से 66% तक
जो ऊर्जा प्राप्त होती है शरीर को, बॉडी को, वो कहाँ से होती है? कार्बोहाइड्रेट से होती है। और कार्बोहाइड्रेट्स का यूज वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर हमें क्या अति शीघ्र क्या की जाए, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, निट्स होती है, वहाँ पर क्या कर लेते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट का यूज कर लेते हैं। और उस कार्बोहाइड्रेट्स में किसका यूज करेंगे हम? ग्लूकोज का यूज करेंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स की जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है? ग्लूकोज होती है। यहाँ तक ये हो गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं आगे। अब इसके बाद अगर आगे देखें अपन, आप इनको एक बार देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद आगे बात करते हैं क्या, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। क्या होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? कि वह कार्बोहाइड्रेट जो जल में घुलनशील व स्वाद में मीठे होते हैं। अब पढ़ेंगे क्या? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमने बात कर चुके हैं यहाँ पर। अब इसके बाद आप आगे देखेंगे इनको अलग अलग कि कार्बोहाइड्रेट को कितने रूपों में और डिवाइड कर सकते हैं। तो अब यहाँ से मैं इसको करूँगा इरेज। ये आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में ये पता होना चाहिए कि कैसे होते हैं स्वाद में। जल में घुलनशील होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। ठीक है, इनको भी साफ कर लेते हैं यहाँ से, इनको पढ़ेंगे बाद में। इनका तो काम क्या होता है? ऊर्जा देने में या फिर ऊर्जा देने वाले पदार्थों के सहायक के रूप में इनका क्या होता है? कार्य होता है। अब देखते हैं साथियों क्या कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ रहे थे, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर देखो, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे पास, इसमें देखो कि होता क्या है कि ये जो स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, और ये और क्या कहलाते हैं? शर्करा कहलाते हैं, क्योंकि शर्करा होती है 3 प्रकार की जिसको कार्बोहाइड्रेट में शामिल कर सकते हैं। ग्लूकोज भी एक प्रकार की क्या होती है? शर्करा होती है। तो देखो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन कि जल में क्या होंगे? पहला पॉइंट, जल में घुलनशील। एक बात तो ये देखेंगे कि जल में क्या होंगे? घुलनशील होंगे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात देखेंगे इसमें क्या स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। स्वाद में मीठे होते हैं। ठीक है, स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। फिर इसकी बात आगे बात करते हैं कि इसको क्या बोल सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट को शर्करा भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? और शर्करा यानी कि शुगर, इसको क्या बोलते हैं? शुगर बोलते हैं। अब ये शुगर होती है, ये होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी? ये कितने प्रकार की होगी? इसको देखेंगे अलग अलग रूपों में, यानी कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड। तो देखो क्या देखते हैं? मोनोसेकेराइड हो गया, और ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड, इसको देख लेते हैं पॉलीसेकेराइड। अब देखो आप, ये मोनोसेकेराइड होती है, इसमें कितने शर्करा को शामिल करेंगे अपन? 3 शर्करा को इसमें शामिल करेंगे। गर्लफ्रेंड भग गई, मतलब गर्लफ्रेंड गई। ठीक है, 3 को क्या करेंगे? एक दूसरी बात, ये क्या होते हैं? स्वाद में मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, और के एकदम सरल प्रकार की क्या होती है? मोनोसेकेराइड यानी कि शर्करा होती है। कौन सी? मोनोसेकेराइड। अब देखो पहले अलग अलग देख लेते हैं इसमें। GFG, गर्लफ्रेंड गई, मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये किस में शामिल किए जाते हैं? मोनोसेकेराइड में। फिर देखते हैं ओलिगोसेकेराइड। अब ओलिगो जो सेकेराइड होते हैं, इसमें ये जो होती है, ये होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की। 2 प्रकार में एक होगा डाइसेकेराइड और एक होगा ट्राइसेकेराइड और डाई ओलिगोसेकेराइड। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक तो डाई ओलिगोसेकेराइड और एक देख लेते हैं क्या? ट्राई। अब ट्राई जो ओलिगोसेकेराइड होता है, इसमें तो सिर्फ एक को ही शामिल करेंगे, रेफिनोज को। इसमें तो किसको शामिल कर लेंगे? रेफिनोज को। लेकिन देखो रेफिनोज, अब इसमें देखो रेफिनोज हो गई, रेफिनोज। अब इसमें करेंगे MLS। MLS का मतलब क्या हुआ? MLS देखो, MLS माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज,
ये किस में शामिल हो जाते हैं, ओलिगोसेकेराइड में, मतलब 3 इसमें शामिल हो जाते हैं। इस सारणी से भी प्रश्न आने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि देखो इनके उदाहरण होते हैं वो याद आसानी से याद नहीं होते। अब बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की, तो पॉलीसेकेराइड आप सभी ने देखा भी होगा और इसके बारे में तो पहले पढ़ा भी होगा। तो देखो मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड का मतलब हुआ कि इसमें अनेक इकाइयाँ मिलकर क्या करती है, इसका निर्माण करते हैं, जैसे सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये सभी किस में शामिल हो जाते हैं, पॉलीसेकेराइड में हो गया। तो सेलुलोज, काइटिन, स्टार्च, तो क्या हो जाएगा, सेलुलोज, काइटिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सभी किस में शामिल हो जाएंगे साथियों, ये शामिल हो जाते हैं पॉलीसेकेराइड में। ठीक है, अब देखो अच्छे से समझ में क्लियर हो गया होगा ये। अब आगे देखते हैं क्या GFG ये क्या होते हैं, तो अब देखते हैं अलग अलग रूपों में, ये आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट को शुगर बोल सकते हैं। शुगर होती है 3 प्रकार की, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अब देखो इसमें ओलिगोसेकेराइड में डाई और ट्राई, ये हो गया MLS, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, ये इसमें शामिल हो गई। ठीक है, अब ये ट्राई हो गया, मतलब ये 2 रूपों में देखेंगे ओलिसेकेराइड को, ये हो गया ट्राई, ओलिगोसेकेराइड, इसमें शामिल होगा ओनली 1 यानी कि रेफिनोज। फिर देखते हैं पॉलीसेकेराइड, और पॉलीसेकेराइड में शामिल होगा सेलुलोज, काइटिन और स्टार्च, ग्लाइकोजन। अब देखेंगे मोनोसेकेराइड। अब ये जो मोनोसेकेराइड यहाँ से देखेंगे, ये इनको मैं यहाँ से साफ कर लेता हूँ एक बार, इनको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको देखेंगे। हमारे पास ये क्या है, मोनोसेकेराइड। अब जो मोनोसेकेराइड होता है इसमें देखो ये हमारे पास क्या हो गया, ग्लूकोज, क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फ्रक्टोज। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, गैलेक्टोज, क्या हो जाएगा, गैलेक्टोज। तो गैलेक, अब देखो अब ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लू का मतलब गैस से ग्लूकोज, गैस से ग्रेप्स, ग्रेप्स का मतलब हुआ अंगूर। याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, अंगूर खाएंगे बॉडी में जाएगा, बॉडी से क्या करेगा, उसका जो रस होगा अंगूर का वो शरीर में जाएगा, तो इसको क्या बोल देते हैं, ब्लड शुगर बोल देंगे। 2 नाम हो गए। फिर से अगर बात करते हैं कि कोशिका का ईंधन याद किस प्रकार करेंगे, इंपोर्टेंट ये होता है, ये किताबों में आपको लिखे हुए मिल जाएगा। देखो बात करते हैं ग्लूकोज की, ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, ग्रेप्स शुगर यानी कि अंगूर शुगर, क्या बोल देते हैं साथियों, अंगूर शुगर। ठीक है, इसको बोलते हैं अंगूर शुगर, और अंगूर शुगर बोलते हैं इसको, तो इसको फिर एक नाम मान्य हो जाएगा इसका, ब्लड शुगर। और इसका एक नाम और होता है हमारे पास, क्या वो होता है, कोशिका फ्यूल, सेल फ्यूल्स, यानी कि कोशिका का ईंधन, कोशिका ईंधन। ये सभी जो नाम होंगे वो किसके नाम होते हैं, ग्लूकोज के नाम होते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो गैस से ग्लूकोज, गैस से ग्रेप्स, ग्रेप्स का मतलब होता है अंगूर शर्करा। बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर सकते हो, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। नहीं, इतने सारे नामों को जो अलग अलग उपनाम होते हैं उनको नाम को याद करना आसान नहीं होता साथियों। आप देखो गैस से ग्लूकोज, गैस से ग्रेप्स, ग्रेप्स का मतलब होता है अंगूर, तो इसको क्या बोल देते हैं, अंगूर शर्करा बोल देते हैं। फिर देखो अंगूर खाएंगे उसका रस जाएगा ब्लड में, तो इसको बोल देंगे ब्लड शुगर। फिर क्या करेंगे, ब्लड जैसे ही ब्लड में अंगूर का रस जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। ऊर्जा का मतलब ईंधन का दहन होगा, तो इसको बोल देंगे कोशिका ईंधन। फिर बात करते हैं फ्रक्टोज। देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज। अगर फ्रक्टोज की बात करते हैं, फै से फ्रक्टोज, फै से फल, तो इसको बोल देंगे क्या, फ्रूट शुगर, यानी कि फल शुगर। ये बात होगी। अब देखो याद करने का तरीका देखो, अगर फ्रूट सबसे मीठे होते हैं तो इसको क्या बोल देंगे कि सबसे प्राकृतिक मीठी शर्करा होती है वो कौन सी होती है, फ्रक्टोज। तो क्या होगी, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, सबसे मीठी क्या हो जाएगी, प्राकृतिक शुगर हो जाएगी। अब देखते हैं गैलेक्टोज, क्या देखेंगे, गैलेक्टोज। अब देखो ये गैलेक्टोज होती है, ये क्या करती है, ऐसे याद करना है, ये हमारे पास गैलेक्टोज है, तो ये गैले से क्या बन गया, गला बन गया, और गैलेक्टोज यानी कि टॉप पे है, ऐसे समझो कि गैलेक्टोज। तो गले से ऊपर क्या रहेगा, मुंह, मुंह के ऊपर नाक, और नाक के ऊपर हमारे क्या रहता है, ब्रेन। यानी कि आपको याद करना है, क्लू लेना है, आपको बकवास नहीं करनी
कि ये कौन सा तरीका होगा याद करने का। अरे भाई नुकसान हो जाएगा, मेरा क्या जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ऐसे याद कर लो, गैसे गला, और गले का मतलब देखो गलेक्टोज में आपको ध्वनि आ रही है कि इसकी गलेक्टोज, यानी कि टॉप पे है, गले के ऊपर जो टॉप होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्रेन। तो इसको क्या बोल देंगे, ब्रेन शुगर बोल देंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये हमारे पास, ब्रेन शुगर। अब देखो, अब ये ब्रेन शुगर होता है ना, ये जो गलेक्टोज होता है, ये क्या होता है, ये एक भाग होता है किसका, लैक्टोज का। पूरा ये जो गलेक्टोज होता है कोई अणु नहीं, ये क्या होता है, एक छोटा सा भाग होता है किसका, लैक्टोज का। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या, लैक्टोज का भाग। लैक्टोज का क्या होता है, ये भाग होता है क्या, गलेक्टोज। ये बात किसकी हो गई हमारे पास, मोनोसेकेराइड की हो गई। अब इसके बाद और देखते हैं क्या, ये तो हमारे पास हो गया कंप्लीट। अब आगे देखते हैं इसके बाद, अभी इसके बाद आगे देखेंगे तो अब देखेंगे क्या, ओलिगोसेकेराइड। अब देखो साथियों, ये मोनोसेकेराइड हो गया। अब ये आपकी समझ में आ गई होगी, फिर से एक बार देखेंगे। हम पढ़ रहे हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में तीन जो इसके उदाहरण देखेंगे वो तीन होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गलेक्टोज। याद करेंगे, गर्लफ्रेंड गई यानी कि गर्लफ्रेंड भग गई, कोई दिक्कत नहीं है, जाएगी यार, जाना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गैसीय ग्लूकोज। गैसीय ग्लूकोज मतलब गैसीय ग्रेप्स, ग्रेप्स का मतलब अंगूर, शुगर, ब्लड शुगर, अंगूर का रस जाएगा ब्लड में, ब्लड का मतलब क्या हो जाएगा, ये अंगूर, ब्लड शुगर हो जाएगी। और जैसे ही रस जाएगा किसमें, ब्लड में, तो ये क्या हो जाएगा, कोशिका का ईंधन बन जाएगा, तो कोशिका ईंधन हो गई। फिर देखेंगे फैसे फ्रक्टोज, फैसे फल, तो फल शुगर, फल क्या हो जाएगी, शुगर हो जाएगी, यानी कि शर्करा हो जाएगी। फिर देखेंगे फल होते हैं जो सबसे मीठे होते हैं, तो सबसे प्राकृतिक मीठी जो शर्करा होती है वो हो जाएगी फल शुगर और फ्रूट शुगर, और इसको बोलते हैं फ्रक्टोज। याद करने का बहुत आसान तरीका है। ये गलेक्टोज, गले के ऊपर टॉप, तो ये देखो जी से गलेक्टोज, ये ब्रेन, गले के ऊपर टॉप, और ये क्या होता है, लैक्टोज का एक छोटा सा भाग होता है। ये यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरा भाग था वो क्या था, वो था ओलिगोसेकेराइड। अब इसके बाद देखेंगे ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड, तो ओलिगोसेकेराइड देखेंगे क्या, अब देखो ओलिगो जो सेकेराइड होते हैं इसके बारे में दो चार बातें एडवांस में देख लेनी चाहिए। कैसे देख लेनी चाहिए, क्योंकि 2 से 9 जो मोनोसेकेराइड होती है इकाइयाँ मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ओलिसेकेराइड का। और दूसरी बात, इनके मध्य जो बंध होते हैं मोनोसेकेराइड्स के मध्य, क्योंकि 2 से 9 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ मिलकर क्या बनते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, 2 से 9 मोनोसेकेराइड इकाई मिलकर क्या करते हैं, मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ओलिगोसेकेराइड का। एक बात, इनके मध्य जो बंध पाया जाएगा कि 2 से 9 प्रकार के क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड इकाई होते हैं, तो इनके मध्य कन्फर्म क्या पाया जाएगा, बॉन्ड पाए जाते हैं, बंध पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं ग्लाइसिडिक बंध। क्या बोलते हैं, ग्लाइसिडिक बंध। याद रखना होगा आपको, इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोसिडिक बंध। अब देखो ये ग्लाइकोसिडिक बंध एग्जाम में पूछा हुआ है, मोनोसेकेराइड इकाइयों के मध्य कौन से बंध पाए जाते हैं। अब देखो वही बात, स्वाद में मीठे होंगे, जल में घुलनशील होंगे, ये बात आपको याद रखनी होगी। क्या याद रखनी होगी, कि जल में घुलनशील होते हैं और स्वाद में मीठे। तो एक पॉइंट और लगा लो कि जल में घुलनशील और स्वाद में मीठे, स्वाद में क्या हो जाएंगे, मीठे हो जाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई। आप बहुत ही अच्छे अच्छे नोट्स बनाना इनके, और ये पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ा आपके सामने रखा जा रहा है। ठीक है, कंपेयर करना एक बार कंटेंट की, बाद में बात करना। अब देखते हैं क्या, कि ये होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है डाइसेकेराइड और जो दूसरा होता है वो होता है ट्राइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड में हमने बात की थी MLS का मतलब हमने बात की थी MLS है। MLS का मतलब ये हुआ कि महेंद्र सिंह धोनी ले गया क्या, बाजी, क्या ले गया, बाजी ले गया, महेंद्र सिंह धोनी, MS महेंद्र सिंह धोनी, L ले गया क्या, बाजी। तो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ये तीनों इसके उदाहरण हो जाते हैं। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत आसान तरीके से, प्रश्न आसान होते हैं लेकिन वहाँ पर सोल्व नहीं होते। देखते हैं
LMSL, महेंद्र सिंह धोनी ले गया। माल्टोज, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माल्टोज हो जाएगा, इसे हो जाएगा सुक्रोज हो जाएगा हमारे पास, और वहाँ पर गलेक्टोज था लेकिन यहाँ पर हो जाएगा लैक्टोज। क्या हो जाएगा, गलेक्टोज लैक्टोज का एक छोटा सा क्या होता है, भाग होता है। अब देखो ये माल्टोज हो गया, इसको बोलते हैं जो माल्ट का मतलब होता है अनाज, क्या होता है, अनाज। तो अनाज में जो शर्करा पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, माल्टोज शर्करा पाई जाती है। तो इसको क्या बोल देंगे, अनाज या फिर माल्ट शर्करा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि अनाज, या इधर लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे कि किस प्रकार के अणु से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा कि अनाज या फिर माल्ट शर्करा। समझ में आई बात, इसको क्या बोल देंगे, क्योंकि अनाज में पाई जाएगी तो माल्ट बोलते हैं अनाज को, तो अनाज का मिल अगर पाई जाती है तो इसको बोल देंगे अनाज या फिर माल्ट शर्करा। ठीक है। अब देखो जो ग्लूकोज, दो जो अणु होंगे ग्लूकोज के, उन दोनों से मिलकर किसका निर्माण हो जाता है, माल्टोज का निर्माण हो जाता है। देखो आप इधर देखना कि ये माल्टोज होता है वो कितने प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है, ये ग्लूकोज से मिलकर क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन इसमें दो अणु होते हैं किसके, ग्लूकोज के, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं, माल्टोज का निर्माण कर लेते हैं। फिर हमने बात की किसकी, सुक्रोज की। तो सुक्रोज में क्या होगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ये हमारे पास ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, गन्ना और चुकंदर में कौन सी शर्करा पाई जाती है, ये फलों में आ गए, तो गन्ना और चुकंदर में पाई जाएगी फ्रक्टोज। तो इसलिए इसको बोलते हैं चीनी व गुड़ शर्करा भी बोल देते हैं। और चीनी को और जो गुड़ को कहाँ पर रखेंगे, चुकंदर को टेबल के ऊपर रखेंगे, तो इसको क्या बोल देंगे, सुक्रोज को, कि टेबल शुगर। तो देखो ये हमारे पास चुकंदर हो गई व गन्ना, इसमें ये पाई जाती है। और अगर इसमें पाई जाएगी तो ये गुड़ और चीनी बनती है चुकंदर, इससे गन्ना से। तो इसको क्या बोल देंगे, इन सभी को कहाँ पर रखेंगे हम, टेबल के ऊपर। तो इसको बोल देंगे टेबल शुगर। आ रही मेरी बात कुछ समझ में, इसको बोल देते हैं टेबल शुगर। अब देखो इसके बाद लास्ट बचता है हमारे पास लैक्टोज। क्या बचता है, लैक्टोज। और लैक्ट का मतलब होता है दूध। तो इसको बोल देंगे क्या, निम्नतम मीठी शर्करा, क्योंकि मीठापन इसमें होगा नहीं, यानी कि सबसे कम मीठी शर्करा होगी वो होगी कौन सी, लैक्टोज। और सबसे ज़्यादा प्राकृतिक मीठी शर्करा होती है वो होती है फ्रक्टोज, जो कि फलों में पाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं फल शुगर। तो इसको बोल देंगे कि क्या, लैक्टोज की बात करते हैं तो ये दूध में पाई जाती है। और ये किससे बन जाएगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, ग्लूकोज प्लस देखो ये दूध में पाया जाता है। ठीक है, और दूध होता है थोड़ा फीका, मतलब मीठा नहीं होता, तो इसको क्या बोल देंगे, निम्नतम मीठी शर्करा बोल देंगे। क्या बोल देंगे, निम्नतम मीठी शर्करा। क्या बोल देंगे, निम्नतम मीठी शर्करा। ये हमारे पास किसका फंडा था। अब इसके बाद एक और बच गया, ये तो हो गया क्या, डाइसेकेराइड। लेकिन एक और देख लेते हैं क्या, ट्राइसेकेराइड। अब ट्राइसेकेराइड का मतलब होगा कि इसमें तीन क्या होंगे, सेकेराइड हो जाएंगे, अणु हो जाएंगे किसके, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। इन तीनों से मिलकर किसका निर्माण होता है, रेफिनोज का। अब देखो ट्राइसेकेराइड, डाई देख लिया हमने, इसमें ये डाई में ये जो सभी उदाहरण होंगे वो किसके होंगे, डाइसेकेराइड के। किसके होंगे, डाइसेकेराइड के, सेकेराइड की। ये सभी उदाहरण होंगे हमारे पास किसके, डाइसेकेराइड के, क्योंकि इनको दो रूपों में देखेंगे, एक तो ये और दूसरा देख लेंगे इसमें ट्राइसेकेराइड। क्या देख लेंगे, ट्राइसेकेराइड। और ट्राई जो सेकेराइड होते हैं इसमें क्या शामिल होगा, इसमें शामिल होता है क्या, रेफिनोज। क्या होता है, रेफिनोज। और रेफिनोज में क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज। ये जो रेफिनोज होता है ये कितने अणुओं से मिलकर बनाता है, तीन अणुओं से। देखो ट्राइसेकेराइड होता है तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, इन तीनों से मिलकर किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो ये वो हमारे पास हो जाएगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज। अब आप एक बात ध्यान देना इस बात को कि जो हमारे पास होते हैं क्या, ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, इन तीनों से मिलकर किसका निर्माण हो जाता है,
रेफिनोज का। अब एक बार फिर से देखना, इसकी समरी देखते हैं कि ओलिगोसेकेराइड हम यहाँ से पढ़ रहे थे, 2 से 9 मोनोसेकेराइड कायदे मिलकर क्या करते हैं, ओलिगोसेकेराइड का निर्माण करते हैं। और इनके मध्य जो बॉन्ड होगा मोनोसेकेराइड्स के मध्य वो होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, और जल में घुलनशील व मीठ स्वाद में कैसी होती है, मीठी होती है। फिर देखो ये ओलिगोसेकेराइड होते हैं 2 प्रकार के, डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में MSL यानी कि महेंद्र सिंह धोनी ने मारी ले ली बाजी, ठीक है, MSL। तो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। फिर देखो इनको ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज किसका मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं, माल्टोज का। ये पाई जाती है अनाज में, इसलिए इसको माल्ट शर्करा या फिर अनाज शर्करा भी बोलते हैं। फिर हमने बात की सुक्रोज, सुक्रोज को देखते हैं ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर किसका निर्माण होता है, सुक्रोज का। फिर देखिए हमने फ्रक्टोज चकुंदर गन्ना में पाई जाती है और गुड़ व चीनी इनके द्वारा निर्मित होती है। तो इसको रखेंगे हम सभी को किसके ऊपर, टेबल के ऊपर। तो ये क्या बन जाती है, टेबल शुगर बन जाती है। फिर हमने देखा लैक्टोज, लैक्टोज दूध में पाई जाती है और दूध होता है थोड़ा फीका जिसको बोलते हैं निम्नतम मीठी शर्करा। और जो लैक्टोज होता है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। फिर हमने बात की ट्राइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड में एक ही उदाहरण देखेंगे हम, रेफिनोज। और जो रेफिनोज होता है वो 3 अणुओं से मिलकर बना होता है, कौन कौन से ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये था हमारे पास ओलिगोसेकेराइड। इसके बाद हम जो नेक्स्ट होगा हमारे पास वो देखेंगे पॉलीसेकेराइड। ये पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं कि अनेक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पॉलीसेकेराइड का। अनेक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ मिलकर किसका निर्माण करती है साथियों, पॉलीसेकेराइड का। पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हमने देख लिए थे, काइटिन, स्टार्च, ग्लूकोज, काइटिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन। काइटिन, काइटिन होती है मतलब कवक की जो बाहरी परत होती है, आवरण होता है, वो काइटिन से भित्ति होती है, झिल्ली भित्ति, वो किन से मिलकर बनी होती है, काइटिन से। ये बात भी करेंगे। इससे पहले हम ये देखते हैं कि पॉलीसेकेराइड होते क्या है। तो देखो हम देखते हैं पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड हो गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड। और जो पॉलीसेकेराइड होते हैं साथियों ये होते हैं, इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। क्या ये थोड़े उदाहरण हैं, हमने यहाँ पर देख भी लिया था पहले, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च और काइटिन। लेकिन हम इनको पढ़ेंगे एक एक करके। क्या पढ़ेंगे, एक एक करके। इसमें पहला जो उदाहरण होगा वो हमारे पास होगा सेलुलोज। क्या देखेंगे, सेलुलोज। अभी जो सेलुलोज होता है साथियों, सेलुलोज, काइटिन से पिछली बार राजस्थान पुलिस में प्रश्न आया था, सेलुलोज से भी प्रश्न आया था। अब देखो सेलुलोज से प्रश्न क्या बन सकता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ क्या कौन सा होता है, वो होता है सेलुलोज। पादप कोशिका जो भित्ति होती है उसमें क्या पाया जाता है, सेलुलोज। और सेलुलोज के क्या प्राप्त होते हैं, रेशे। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है, नोट करना। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक जो पदार्थ होता है साथियों वो कौन सा होता है, पृथ्वी पर सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो होता है सेलुलोज। और इसमें होता क्या है, इसकी रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले पादप कोशिका जो भित्ति होती है उसमें क्या पाया जाता है, तो दूसरा पॉइंट देखेंगे कि पादप कोशिका भित्ति, पादप सेल वॉल, यानी कि क्या हो जाएगी, कोशिका भित्ति। जो पादप कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज। यानी कि इसमें क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। तो ये हो जाएगी कोशिका भित्ति, यानी कि पादप कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। फिर इसके बाद देखो इसके क्या प्राप्त होते हैं, रेशे। तो सेलुलोज के क्या प्राप्त होते हैं, रेशे प्राप्त होते हैं। ये हमारे पास किसकी बात हो गई, सेलुलोज की। ये क्या है, इसके उदाहरण है। इनमें उदाहरण पढ़ेंगे हम क्या, एक पढ़ेंगे मतलब इनुलिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन। और जो सेलुलोज था इसको हमने पढ़ लिया। देखो सेलुलोज को देखना है एक बार। पॉलीसेकेराइड के अंदर पॉलीसेकेराइड का उदाहरण होता है सेलुलोज, जो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला, यानी कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक जो पदार्थ होता है वो होता है सेलुलोज। और पादप कोशिका की जो भित्ति होती है वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की। ये प्रश्न आया था पिछली बार एग्जाम में। और ये इनके क्या प्राप्त होते हैं, रेशे प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं काइटिन। अब काइटिन देखेंगे तो काइटिन क्या होगी, काइटिन का कुछ यूज होगा। तो जो हमारे पास कवक होता है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। यही एक बात इंपॉर्टेंट है इसमें कि कवक की कोशिका भित्ति, कवक की सेल वॉल, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तीसरी बात हम देख लेते हैं ग्लाइकोजन। अब देखो ग्लाइकोजन हमारे पास क्या होता है, ग्लाइकोजन जंतु में भोजन
के रूप में क्या रहता है, संचित रहता है। और कवक में भी भोजन जो संचित रहता है वो किस रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। अब क्यों इस पॉइंट को आप याद रखना कि कवक में जो भोजन संचित रहता है वो किस रूप में रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। तो ग्लाइकोजन देखेंगे क्या, जंतु में भोजन संचित होता है, ग्लाइकोजन देख लेते हैं। ग्लाइकोजन तो जंतुओं में संचित भोजन किस रूप में रहता है, किस रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। फिर हम देखते हैं कि जो कवक होता है उसमें भी जो संचित भोजन होगा, कवक में संचित भोजन किसके रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित भोजन। ये हमारे पास क्या हो गया साथियों, ये उदाहरण हो गए। इसके बाद देख लेते हैं स्टार्च और इनुलिन। अब ये जो स्टार्च होता है ये क्या होगा, जो पादप होते हैं, देखो जंतुओं में तो ग्लाइकोजन के रूप में भोजन संचित रहता है, लेकिन जो पादप होते हैं उनमें क्या करेंगे, जो स्टार्च होती है हमारे पास स्टार्च, तो जंतुओं में संचित भोजन किसके रूप में रहता है, स्टार्च के रूप में। एक होता है इनुलिन, क्या होता है हमारे पास, इनुलिन। इनुलिन भी किसका उदाहरण होता है, पॉलीसेकेराइड का। इनुलिन जो होता है डहेलिया की जड़ों से क्या होता है, प्राप्त होता है। पहली बात तो जो डहेलिया पादप होता है, एक पादप होता है डहेलिया, इसकी जड़ों से क्या प्राप्त होता है, इनुलिन। अब ये इनुलिन क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो इनुलिन होता है किडनी संक्रमण में क्या होता है, जैसे मान लो किडनी में हमारा इन्फेक्शन हो गया, उसकी जांच में इसका यूज किया जाता है, इसलिए इसको बोल सकते हैं किडनी संक्रमण जांच में उपयोगी। तो डहेलिया की पादप से क्या होता है, डहेलिया की पादप जड़ों से प्राप्त, पादप जड़ों से प्राप्त हो गया। और दूसरी बात, जो हमारे पास किडनी होती है, किडनी संक्रमण जांच में क्या होता है, किडनी संक्रमण जांच में उपयोगी, यानी कि यूजफुल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया साथियों, पॉलीसेकेराइड हो गया। पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हमने देखिए, सेलुलोज पृथ्वी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ होता है, पादप कोशिका में पाया जाता है, सेले इसके रेशे प्राप्त होते हैं। फिर हमने देखा काइटिन कैसे कवक, तो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है साथियों, काइटिन की बनी होती है। फिर हमने देखा ग्लाइकोजन का मतलब कि जंतुओं में संचित भोजन होगा, कवक में भी क्या होगा, संचित भोजन के रूप में क्या रहता है, ग्लाइकोजन होता है। फिर देखते हैं स्टार्च, फिर ये क्या होगा, जंतुओं में संचित भोजन, देखो ये मैंने यहाँ पर गलती से लिख दिया, क्या बोला मैंने, शायद सही था। जो पादप होते हैं उनमें क्या होता है, जो भोजन संचित रहता है वो किसके रूप में रहता है, स्टार्च के रूप में रहता है। मैंने यहाँ पर गलती से लिख दिया, बोला सही था मैंने शायद। तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ग्लाइकोजन तो होता है वो जंतुओं में क्या रहता है, भोजन संचित के रूप में रहता है, लेकिन ये जो होता है हमारे पास, ये पादप में क्या रहेगा, ये संचित भोजन। फिर देखा इनुलिन होता है डहेलिया की पादपों से हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। और जो किडनी संक्रमण जांच की जाती है वो किसके द्वारा जांच की जाती है, इनुलिन के द्वारा, यानी कि ये सहायक होती है। अब देखते हैं स्रोत, किसके स्रोत, कार्बोहाइड्रेट के। तो स्रोत देखने से पहले इसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा। अब स्रोत तो आप जानते हो, आप खाना खाते हो तो क्या उससे आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है। तो स्रोत याद करने में ज़्यादा लोड लेनी नहीं है आप, तो मैंने जैसे जैसे आपको ट्रिक बताई है वैसे वैसे याद कर लेना। देखो स्रोत, अगर स्रोत की बात करते हैं, यहाँ पर जो स्रोत होंगे हमारे पास वो क्या होंगे, तो स्रोत होते हैं वो होते हैं जैसे सभी अनाज हो गया, सभी अनाज में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। दूध, फल, मछली, केला, आलू, अन्य क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह होगी कि देखो स्रोत में देखेंगे सभी प्रकार के अनाज, सभी प्रकार के, ये सभी अनाज, ठीक है। हमारे पास एक चावल होता है, इसकी अलग बात होगी। दूध, फल, सब्जी, जैसे दूध हो गया, फल हो गया, मछली हो गई, केला हो गया, आलू हो गया। अब याद करने की बात क्या है कि ये क्या करेंगे, सबसे पहले तो कि सर्वाधिक मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट हमें देते हैं, जिससे हमें प्राप्त होता है सबसे ज़्यादा, वो क्या होगा, वो होगा चावल। यानी सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है हमें, कार्बोहाइड्रेट से।
देखो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होगा वो होगा हमारे पास कौन सा स्रोत, चावल। अब देखो ये जो चावल होता है इसको खाने के बाद भूख जल्दी लगती है, क्यों लगती है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, इससे हमें ऊर्जा तुरंत प्राप्त हो जाती है। और ये इसका जो पाचन है वो सबसे पहले होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो चावल का पाचन सर्वाधिक यानी कि सबसे जल्दी हो जाता है। इसलिए चावल खाने के बाद भी हमें क्या लगती है, भूख लगती है। क्यों लगती है, उसका जो रीजन था मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसका बहुत ही आसान तरीके से क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है, यानी कि जल्दी पाचन हो जाता है। ठीक है, फिर इसकी भी हमने ये भी बात कर ली थी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या प्राप्त होते हैं, 4.2 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ये हुई कैलोरी। और एक पॉइंट हमने और भी देखा था, जो पहले भी देखा था, अभी भी देख लेते हैं कि सबसे जल्दी क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। सबसे ज़्यादा ऊर्जा देते हैं वसा, सबसे कम ऊर्जा देते हैं प्रोटीन, सबसे जल्दी ऊर्जा देते हैं। ठीक है, हो गई बात, समझ में आ गई होगी यहाँ से। अब इसके बाद देखते हैं आगे, ये बात हो गई कार्बोहाइड्रेट की। हमने देखा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ लिया। इसके बाद क्या देखेंगे हम, वसा। और वसा का मतलब होता है फैट्स, और फैट्स का मतलब ये होता है कि सर्वाधिक मात्रा में जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है, वसा से प्राप्त होती है। और 1 ग्राम से कितनी होती है, वो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इसको भी देख लेते हैं अलग अलग। 1 ग्राम वसा से सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। और दूसरी बात, जल में अघुलनशील होते हैं तथा कार्बनिक विलायक होते हैं, उनमें क्या होंगे, घुलनशील होते हैं। क्या, वसा। अरे वसा का मतलब हो गया जैसे घी हो गया, घी को पानी में घोल सकते हो क्या आप, नहीं घोल सकते हो ना, तो नहीं घोल सकते हो तो हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि जल में घुलनशील होगी। जब घुल ही नहीं सकता है जल में, तो बोल भी नहीं सकते कि जल में घुलनशील। तो फिर इसके बाद बात कर लेते हैं क्या, वसा की, फैट्स की। अब देखो ये जो वसा होती है हमारे पास फैट, इसमें क्या होगा, अब ये जो फैट होती है हमारे पास, ये क्या होगी, जल में तो एघुलनशील होगी, यानी कि जल में क्या होगी, एघुलनशील। जल में कैसी रहेगी, एघुलनशील रहेगी। लेकिन घुलनशील किस में रहेगी, जैसे कार्बनिक पदार्थ हो गया कोई भी, बेंजीन, एसीटोन, ईथन, क्लोरोफॉर्म, इनमें क्या होती है, घुलनशील होती है। जल में घुलनशील, जबकि कार्बनिक जो भी पदार्थ होंगे, कार्बनिक पदार्थ जैसे एसीटोन, बेंजीन, एसीटोन, ईथर, एसीटोन, ईथर और क्लोरोफॉर्म हो गई हमारे पास, क्लोरोफॉर्म हो गया, और बेंजीन, एसीटोन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, इन सभी में क्या होता है, ये घुलनशील होते हैं। यानी कि अकार्बनिक पदार्थ, यानी कि जल में तो क्या होगा, जल में कार्बन नहीं होता है, H2O होता है। तो ये बात किसकी हो गई, वसा की होगी। लेकिन वसा के बारे में देखो, जो चिकनाई युक्त पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वसा कहलाते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो चिकनाई युक्त पदार्थ, ये कैसा होता है, चिकना, चिकना युक्त पदार्थ क्या कहलाते हैं साथियों, चिकना युक्त पदार्थ होते हैं वो कहलाते हैं वसा। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं क्या कि इसमें क्या होगा, 1 ग्राम वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, मिलती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो इसमें पाए जाते हैं, लेकिन ऑक की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना कि किस पोषक पदार्थ में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो पाए जाते हैं, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, तो वसा। तो इसमें क्या पाए जाते हैं, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की क्या होती है मात्रा, जो होगी ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती, ये बात अलग से याद रखनी है आपको। फिर इसकी हम बात करते हैं जल में क्या होगा, ये बात हो गई सब कुछ। अब आगे देखते हैं। इतनी बात जानने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि फैटी एसिड्स यानी कि वसीय अम्ल क्या होते हैं। वसीय अम्ल होते हैं 2 प्रकार की, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, यानी कि संतृप्त और असंतृप्त। तो देखो वसीय अम्ल, ये हमारे पास क्या हो जाएगा साथियों, वसीय, ये हमारे पास होएगा वसीय अम्ल। और वसीय अम्ल होगी 2 प्रकार की, संतृप्त और फैटी एसिड, वसीय अम्ल। अब देखो एक में इसमें तो देखेंगे संतृप्त, वसा और असंतृप्त। अब असंतृप्त क्या होती है और संतृप्त क्या होते हैं। संतृप्त का मतलब होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, ओनली और ओनली कैसे बॉन्ड हो, सामान्य ताप पर ठोस होते हैं लेकिन जंतुओं से हमें प्राप्त हो जाते हैं, तो ये तो हो गई संतृप्त।
तो यानी कि क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। कि ये देखो संतृप्त का मतलब ये होता है कि कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। सामान्य ताप पर क्या रहेंगे, सामान्य ताप पर ठोस होते हैं और जंतु से में क्या होंगे, प्राप्त होते हैं। लिख लेना आप, जंतु से क्या होंगे, प्राप्त होते हैं, जंतु से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये बात हो गई इससे यहाँ तक। अब देखो असंतृप्त का मतलब होता क्या है कि कार्बन कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड होने चाहिए, डबल बॉन्ड। तो देखो सामान्य ताप पर तो क्या होंगे, तरल अवस्था में होते हैं, सामान्य ताप पर तरल अवस्था में होंगे। समझ में आ रही है, देखो कि सामान्य ताप पर तो कैसे रहेंगे, सामान्य ताप पर तरल अवस्था में। ठीक है, और यहाँ तो हमें जंतु से प्राप्त हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो वनस्पति से हमें क्या प्राप्त होते हैं, ये प्राप्त होते हैं। तो हमें क्या होंगे, वनस्पति से प्राप्त। अब इनमें देखो, इनमें तेल क्या होता है, अपवाद होता है, एक अपवाद इसका, एक अपवाद इसका, वहीं से क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है। देखो अपवाद होता है मछली का तेल, तेल को किस में शामिल करना चाहिए, इसमें शामिल करना चाहिए। और जो नारियल का तेल होता है उसको इसमें शामिल करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, एक्सेप्शन यानी कि अपवाद। अब जो मछली का तेल होता है, मछली का तेल कभी भी इसको शामिल इसमें मत करना, क्योंकि इसमें क्या होंगे, जितने भी प्रकार के घी होते हैं, घी मक्खन बटर, वो सभी किस में शामिल हो जाते हैं, इसमें शामिल होते हैं। तो मछली का तेल इसमें शामिल नहीं होगा, लेकिन इसमें नारियल के तेल को क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका अपवाद लिख दूंगा, क्या अपवाद, नारियल का तेल। ये बात होगी किसकी, नारियल का तेल। अब देखो इसके उदाहरण इंपॉर्टेंट है और इसके भी उदाहरण क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब उदाहरणों की बात करेंगे हम यहाँ पर। जितने भी घी होते हैं, जितने भी प्रकार के घी होते हैं, जैसे घी बटर और मक्खन, तो घी हो गया हमारे पास, बटर हो गया और मक्खन हो गया, ये सभी किस में शामिल हो जाएगा, इसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन इसमें जितने भी तेल बच जाएंगे, तेलीय पदार्थ हो चाहे जितने भी तेलीय ऑयलीय पदार्थ हो जाते हैं, वो किस में शामिल हो जाते हैं, असंतृप्त में, अनसैचुरेटेड में शामिल हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आगे। देखो वसा होती है, वसा के प्रकार, वसा होती है 3 प्रकार की। क्या होती है, वसा होती है 3 प्रकार की। तो वसा 3 प्रकार की कैसे होती है साथियों, देखो वसा होती है 3 प्रकार की, सरल, संयुक्त और व्युत्पन्न। तो सरल का मतलब क्या होता है, जिसमें 3 वस्तुएं अम्ल हो और एक ग्लिसरॉल कार्बन शामिल हो, जैसे मोम हो गया, सुबेरिन, क्यूटीन। क्यूटीन आप जानते होंगे, मैं एक बार इसको मिटाता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पर। अब टाइप्स ऑफ फैट्स, वसा के प्रकार। अब जो हमारे पास वसा होती है, इसके प्रकार होते हैं 3, सरल, संयुक्त और व्युत्पन्न। अब देखो साथियों कि वसा के प्रकार, जो हमारे पास वसा होती है इसके प्रकार देख लें 3, कि सरल हो गई, संयुक्त हो गई, और तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, कि सरल, संयुक्त, व्युत्पन्न। अब ये सरल वसा होती है, ये क्या होती है, और देखो ये जो सरल वसा होती है, इसमें 3 वसा अम्ल शामिल होते हैं। कितने अम्ल शामिल होते हैं, 3। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3 अम्लीय, जो ये अम्लीय होगी, 3 अम्लीय जो वसीय अम्ल शामिल होते हैं, इसमें क्या होगा, 3 वसीय अम्ल, 3 वसीय अम्ल प्लस एक क्या हो जाएगा, इसमें ग्लिसरॉल का अणु शामिल हो जाएगा, ग्लिसरॉल। अब देखो इसके उदाहरणों की बात करता हूँ मैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सुबेरिन, क्या हो जाएगा, सुबेरिन, क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होता है जानते हो क्या आप, क्यूटिकल जानते हो क्या, देखो क्यूटिकल जो होती है, एक उदाहरण देख लो, मोम। क्यूटिकल होती है कि मरुस्थलीय पादभूमि जो पत्तियों के ऊपर बड़ा मोटा आवरण होता है, जो कि वातु उत्सर्जन की क्रिया को क्या करता है साथियों, कम करता है। वो क्या होता है, क्यूटिकल की परत होती है। समझ में आई बात, तो क्यूटिकल की परत हो गई ये। तो सुबेरिन, क्यूटिकल और
अब देखो इसमें 3 व CML का मतलब क्या होता है कि इसमें 3 एस्टर बॉन्ड होते हैं और जो क्या क्या कहलाते हैं, ट्राई, जो मिलकर क्या करते हैं, ट्राइग्लिसराइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये भी ध्यान रखना आप, इसमें ये जो व CML होते हैं इसमें कैसे बॉन्ड शामिल होते हैं, 3 एस्टर बॉन्ड शामिल हो जाएंगे, 3 एस्टर बॉन्ड शामिल हो जाते हैं और ये मिलकर क्या बना लेंगे, ट्राइग्लिसराइड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ट्राइग्लिसराइड बना लेते हैं। ठीक है, अब ये आप तो उसमें ध्यान रखना कि भाई ऐसे पूछा जाएगा कि सरल वसा में शामिल होते हैं तो 3 व CML प्लस 1 ग्लिसरॉल। इसमें पूछा जाएगा कि 3 ये व CML का मतलब क्या हुआ कि इसमें 3 एस्टर बॉन्ड होते हैं जो कि मिलकर क्या बना लेते हैं, ट्राइग्लिसराइड बना लेते हैं। फिर इसके बाद देख लेते हैं संयुक्त, जो संयुक्त होगी हमारे पास वसा, संयुक्त वसा होगी, इसमें क्या हो जाएगा, देखो कभी भी अगर ऐसी टाइप होती है तो इनको शामिल करते करते देखो इसमें इसको शामिल, इसमें शामिल कर लेंगे और इसको इसमें शामिल कर लेंगे, इन दोनों को इसमें शामिल कर लेंगे। देखो इसमें क्या होगा, जैसे हमारे पास सरल वसा थी तो इसमें 3 क्या था, व CML था, लेकिन इसमें क्या कर लेंगे, संयुक्त, जो संयुक्त वसा होगी ये, इसमें क्या कर लेंगे कि सरल वसा को तो हम शामिल कर लेंगे, इसमें सरल वसा प्लस, इसमें सरल वसा को शामिल करने के बाद पदार्थ होते हैं जैसे कार्बनिक हो गया और अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक, जैसे कार्बनिक और अकार्बनिक जो भी पदार्थ हो जाते हैं वो उनको क्या कर लेंगे, इनमें शामिल कर लेते हैं। ठीक है, अब ये तो कर लिया, यहाँ के उदाहरण देखो, ये उदाहरण हो गए इंपॉर्टेंट है, आएंगे एग्जाम में ऐसे कैसे छपते हैं पता भी नहीं चलता। अब देखो ये वसी जो हम संयुक्त वसा होती है हमारे पास, इसकी जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड का मतलब उदाहरण, इसके उदाहरण ये एग्जाम्पल, फॉस्फोलिपिड, और एक होता है लेसिथिन, लेसिथिन होता है अंडा, अंडे के अंदर क्या होता है, पाया जाता है, लेसिथिन होता है। देखो लेसिथिन, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड हो गया और फॉस्फोलिपिड हो गया। ये जो साथियों शामिल है हमारे पास सभी, ये किस में शामिल हो जाएंगे, एग्जाम्पल, यानी कि संयुक्त वसा में। अब देखो व्युत्पन्न, व्युत्पन्न कब होता है, जब इन दोनों का टूटना होगा तो क्या होगा, संयुक्त व सरल जो वसा होती है इनके अपघटन से क्या प्राप्त होते हैं, हमें व्युत्पन्न वसा प्राप्त होती है। और इनके जो उदाहरण होते हैं वो होते हैं कोलेस्ट्रॉल, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और स्टेरॉइड। ये कुछ विशेष प्रकार के उदाहरण हमारे पास थे। तो देख लेते हैं कि सरल व संयुक्त के अपघटन से, तो देखते हैं इसकी परिभाषा, मतलब ये सरल प्लस संयुक्त वसा के अपघटन से हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, सरल और संयुक्त वसा के अपघटन से प्राप्त होता है। अब इसमें बात करते हैं उदाहरणों की। ये दोनों टूटेंगे, टूटेंगे तो क्या बनाएंगे, स्टेरॉइड, ये हमारे पास स्टेरॉइड हो जाएगा, प्लस देखो स्टेरॉइड हो जाएगा, ये प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सभी किस में शामिल हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ये सभी इसमें शामिल हो जाते हैं व्युत्पन्न में। तो कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल और प्रोजेस्टेरोन, ये सभी जो उदाहरण होते हैं साथियों, देखो इसको एक बार देख लो। अब यहाँ तक पढ़ने के बाद इसके कार्य देख लेते हैं कि कार्य क्या होगा, ऊर्जा प्रदान करना और एंजाइम में हार्मोन का निर्माण में सहायक होते हैं। कार्य भी देख लो, यहाँ देख लो कार्य कि ऊर्जा निर्माण में, ऊर्जा प्रदान करते हैं तो ऊर्जा निर्माण में, और ये कार्य होता है एंजाइम, एंजाइम जितने प्रकार के एंजाइम होते हैं उनके निर्माण में क्या होता है, सहायकफुल होता है। तो ये हो गया क्या हमारे पास, वसा के प्रकार। सरल हो गई, सरल में 3 वसीय अम्ल होते हैं प्लस 1 ग्लिसरॉल होता है, याद करने की बात है, मोम, क्यूटिकल और सुबेरिन। और फिर देखते हैं संयुक्त वसा, संयुक्त वसा में सरल प्लस कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को शामिल किया जाता है। उदाहरणों की बात करते हैं, लेसिथिन जो कि अंडा में पाया जाता है, और ग्लाइकोलिपिड्स और फॉस्फोलिपिड, ये उदाहरण ही आपको याद रखने होंगे। फिर इन दोनों का करेंगे अपघटन, अपघटन करने से हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो अपघटन जब भी करेंगे जब कोई नया पदार्थ व्युत्पन्न होगा तो इसको बोल देंगे व्युत्पन्न वसा। इसमें सरल प्लस संयुक्त वसा के अपघटन से क्या प्राप्त होती है, व्युत्पन्न वसा प्राप्त होती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल और प्रोजेस्टेरोन। तो ये था साथियों हमारे पास क्या, वसा। अब इसके बाद लास्ट हमारे पास टॉपिक बचता है क्या, प्रोटीन। और प्रोटीन के बाद बचता है विटामिन, जल और खनिज लवण। लेकिन विटामिन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी क्या कर लिया है। तो जो हमारे पास विटामिन है,
जो प्रोटीन्स है इसको हम देखते हैं आगे। इस विटामिन प्रोटीन को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या करेंगे साथियों, नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। तो ये थी सर दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास भी किया है। और देखो इसमें कोई भी एनसीईआरटी का सारा सिस्टम चल रहा है। यहाँ पर आपको करना ये है कि ट्रिक के साथ फैक्ट्स को याद करना है। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को अपने जो वीडियो हैं उनको शेयर करते रहना। धन्यवाद।